हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को प्रॉपर्ली देखें तो हम लोग उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 1885 से लेके 1947 तक। पहला है 1885 यानी जब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ तब से लेके 1907 तक। ये फर्स्ट फेज़ कहलाता है। इसमें इस पार्टी में ऐसे लोगों का डोमिनेशन था जिनको हम लोग बोलते हैं अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है? फिर 1907 से लेके 1900 अराउंड 15 तक आईएनसी में जिन लोगों का डोमिनेशन था, उनको हम लोग बोलते हैं जो है असर्टिव नेशनलिस्ट। रेडिकल्स भी बोल देते हैं हम लोग उनको, एक्सट्रीमिस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है? इनको ऐसा क्यों बोला जाता है हम लोग बाद में समझेंगे। और फिर 1915 से लेके 1947-48 तक महात्मा गांधी जी का पार्टी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, देश में इन्फ्लुएंस ज़्यादा उनका था, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं गांधीयन इरा। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं अर्ली नेशनलिस्ट को। तो दैट मीन्स कि हम लोग इसमें देखेंगे 1885 से लेके अराउंड 1907 तक। अब अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, वो लोग थोड़ा-सा क्या थे कि मॉडरेट थे। हम लोग इनको मॉडरेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि थोड़ा मॉडरेट थे। यानी कि इनका जो काम करने का तरीका था ब्रिटिश के प्रति, वो थोड़ा-सा जो है नर्म था। थोड़ा-सा ये लोग जो है उतना प्रॉपरली उनके खिलाफ नहीं जा पाए, इसलिए हम लोग उनको बोलते हैं मॉडरेटर्स भी बोलते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ़ इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, यही पढ़ना है इस वाले चैप्टर। इस बोर्ड का देखो यार अपना एक लिमिटेशन है, तो मुझे छोटा-छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बड़ा लिखूँगा तो फिर जल्दी बोर्ड भर जाएगा और फिर मुझे बार-बार इरेज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैं लिख भले छोटा रहा हूँ, हो सकता है आपको उतना अच्छा दिख भी ना रहा हो, फिर भी मैं इसका नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, नोट्स के आप पीछे मत भागिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? हेलो एवरीवन, होप आप लोग सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग कवर कर रहे हैं अपने हिस्ट्री का जो है 3rd चैप्टर, जिसका नाम है फर्स्ट फेज़ ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि हम लोग इस पूरे के पूरे पोर्शन को कई सारे हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट फेज़ चलेगा, जो कि आपको करीब-करीब आईएनसी के फॉर्मेशन यानी कि 1885 से लेके 1905 तक चलेगा। कुछ बुक में यही सेम चीज़ लिखा रहता है 1907 तक, ठीक है? ये फर्स्ट फेज़ रहेगा। इसी फर्स्ट फेज़ को हम लोग बोलते हैं अर्ली नेशनलिस्ट यानी वो राष्ट्रवादी लोग जो शुरुआत में आए थे। उसके बाद अपना चलता है 1907 से समव्हेयर अराउंड 1915 इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड फेज़ या फिर हम लोग उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज़ या रेडिकल्स फेज़ या फिर असर्टिव नेशनलिस्ट फेज़। और फिर इसके बाद आता है गांधीयन एरा। जब महात्मा गांधी जी का जो है अपने इंडियन नेशनल आंदोलन में एंट्री होती है। तो इसमें हम लोग सिर्फ देख रहे हैं फर्स्ट फेज को, जो कि है अपना अर्ली नेशनलिस्ट। तो आप पहले ये समझ लेते हैं अर्ली नेशनलिस्ट लोग थे कौन? ये वो लोग हैं जो शुरुआत में हमारे नेशनलिज्म जो चल रहा था, उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिए। और उस समय जो है, इन लोगों का जो काम करने का तरीका था, इनके कैसे रिश्ते थे ब्रिटिशर्स के साथ, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बस यही समझ लेते हैं कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, यानी जो शुरुआती नेशनलिस्ट थे, उनका बिलीफ क्या था? उनका मानना क्या था? किसको लेके? ब्रिटिशर्स को लेके। तो पहला पॉइंट यही है कि दे बिलीव इन ब्रिटिश जस्टिस एंड हॉनेस्टी। यानी अब आपको हो सकता है ये सुन के बहुत आश्चर्य हो, लेकिन ये असलियत ये है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो 1885 के बाद फिर हमारे सबसे प्रमुख नेता लोग थे, वो लोग मानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ जस्टिस करेंगे और वो लोग प्रॉपर हॉनेस्ट लोग हैं। सोचो, आज का छोटा बच्चा भी जानता है कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या किए थे, जबकि इनको वो चीज़ उस समय नहीं समझ में आई थी। सेकंड है, होप्ड फॉर होम रूल, दैट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट। इनको लगा कि ब्रिटिशर्स जो है, हम लोगों को क्या देंगे? स्वराज देंगे, सेल्फ रूल देंगे। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, इस होम रूल या इस सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस या आज़ादी नहीं है। यहाँ पर ये लोग उस सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इंडिया में इंडियंस तो रूल करेंगे, लेकिन उन इंडियंस के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स रूल करेंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में था। उन्होंने कहा कि जो इंडियन आज बैकवर्डनेस है इंडियंस के अंदर, जो आज इंडियंस पिछड़े हुए हैं, इसके पीछे इंडियंस का ही दोष है। हम लोग को क्या लगता है कि इसके पीछे जो हम लोग इतना आज पीछे हो गए हैं पूरी दुनिया से, उसके पीछे दोष हुआ करता था किसका? ब्रिटिशर्स का। लेकिन अर्ली नेशनलिस्ट लोगों ने कहा, यानी कि दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, इसके पीछे खुद इंडियंस ही ज़िम्मेदार हैं जो इंडियन इतने पीछे हैं। और चौथा इनका ये मानना था कि हम लोग अपने सभी मान्यताओं को, हम लोग जो भी चाहते हैं ब्रिटिशर्स से, उसको हम लोग कैसे हासिल करेंगे? शांतिपूर्वक
और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, यानी कि हम लोग लॉस के फ्रेमवर्क में रहकर जो है, जो भी हमारी डिमांड्स हैं हम लोग उसको पूरा करवाएँगे, हम लोग उसको जो है ब्रिटिशर से माँगेंगे। ये इनके बिलीफ्स हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही बनेगा, मेंशन एनी 3 बिलीफ ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। तो मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, आप इनमें से किसी भी 3 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब देखते हैं इनकी डिमांड्स क्या थे, किसके? अर्ली नेशनलिस्ट के। तो हम लोग इनके डिमांड्स को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, यानी ये उन सभी चीज़ों में सुधार माँगते थे, जो संविधान में था, उस समय का संविधान, ब्रिटिश के समय का संविधान, आज का संविधान नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि उस समय की जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, पैसे से रिलेटेड, उसमें ये लोग क्या-क्या रिफॉर्म माँगते थे, हम लोग उसको सेकंड में देखेंगे। थर्ड में हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड, यानी कि प्रशासन, शासन करने में जो रिफॉर्म्स है, सुधार इनको चाहिए था, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे। और फोर्थ में हम लोग देखेंगे डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स, यानी जो पब्लिक के अपने एक मूलभूत अधिकार होते हैं, उनमें ये लोग कौन-सी माँग कर रहे थे, उसके लिए हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक-एक करके सभी रिफॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, यानी वो सभी सुधार ये लोग जो डिमांड किए थे संविधान के अंदर। जैसे कि पहला इनका डिमांड ये था, मोर इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो उस समय भी जो है, जैसे आज हमारे पास एक विधानसभा चलता है, एक पार्लियामेंट चलता है, वैसे उस समय ब्रिटिश के भी समय में भी जो है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चलती थी। लेकिन उसमें इंडियंस की जो संख्या थी, जो एमपी जो एमएलए की जो संख्या थी इंडियंस की, वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो इनका पहला ही डिमांड ये था कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को ऐड किया जाए। सेकंड क्या था? ग्रेटर पावर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो काउंसिल है, ये उस समय सिर्फ नाम के लिए हुआ करती थी। तो इनका जो दूसरा डिमांड था वो ये था कि इन काउंसिल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिए जाएँ। थर्ड ये था डिमांड फॉर स्वराज। हम लोग स्वराज की पहले ही बात कर चुके हैं, यानी कि सेल्फ रूल, यानी एक ऐसा रूल जिसमें इंडियंस इंडिया को गवर्न तो करें, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है कौन उनको गवर्न करता रहे? ब्रिटिशर्स। दैट मीन्स डिमांड फॉर स्वराज, दैट मीन्स सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है? ये अपना था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अब समझते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी वो सारी रिफॉर्म जो इन्होंने मांग की है किसमें? इकोनॉमिक के मामले में। जैसे इन्होंने कहा कि जो आप लोग लैंड रेवेन्यू लेते हो, जो आप लोग लैंड टैक्स लेते हो, उसको आप लोग कम कर दीजिए। गरीब किसान लोग नहीं दे पा रहे हैं। उसके अलावा जो जमींदार लोग थे उस समय के, उन लोगों से आज के जो किसान हैं, उनकी जो है आप लोग रक्षा करिए। क्योंकि वो लोग बहुत ही बर्बरता के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया करते थे उस समय के फार्मर्स की। ठीक है? उसके अलावा रिड्यूस आर्मी स्पेंडिंग। इनकी और क्या डिमांड थी कि आप लोग जो है, आप ब्रिटिशर्स लोग जो हर समय कहीं न कहीं युद्ध में लगे रहते हो, आप लोग आर्मी के लिए पीछे लगे रहते हो, आप लोग आर्मी के पीछे पैसा खर्चा करते रहते हो, उस चीज़ को आप कम करिए, उस स्पेंडिंग को आप कम करिए और उस पैसे को वहाँ से बचाकर उसको इंडिया के वेलफेयर, जैसे कि वेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन पे जो है, उस वेल्थ को जो है आप लोग खर्चा करिए। किस पे? हेल्थ और एजुकेशन पे। उसके अलावा चीप क्रेडिट, यानी कि सस्ते इंटरेस्ट पे आप जो है लोन दीजिए। किसको? एग्रीकल्चरल बैंक में। किसको प्रोवाइड कराना है सस्ते क्रेडिट पे लोन? फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स लोन ले सकें सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, सस्ते ब्याज पे, और अपना काम कर सकें। और उसके अलावा जो इसमें सॉल्ट टैक्स था, जो उस समय जो है नया कानून था, उस कानून को आप हटाइए, उस पे आप टैक्स मत लीजिए। उसके अलावा जो हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो हम लोग जो है सामान जो है इम्पोर्ट करते हैं, आप उसपे भी जो है टैक्स नहीं लीजिए। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड। पहला है इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज वाया आईसीएस एग्जाम, यानी कि जो आईसीएस एग्जाम आप कराते हो, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, आज का यूपीएससी आप समझ लीजिए, इसी का वो पुराना नाम है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडियंस को मौका दीजिए। आप जो एग्ज़ाम कराते हो कहाँ पर? लंदन में, यूपीएससी का, उस समय का आईसीएस का। वो एग्ज़ाम आप इंडिया में भी कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग जो है उस एग्ज़ाम को दे सकें और वो बड़ी-बड़ी सर्विसेज़ में जो है अपने देश के लिए सर्व कर सकें। सेकंड है सेपरेशन ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो, इस पॉइंट को समझो आप लोग। किसी भी देश में काम करने के लिए, ख़ासकर जैसे अपना इंडिया है, इसको काम करने के लिए टोटल 3 पिलर्स चाहिए। पहला होता है लेजिस्लेचर, यानी आपका पार्लियामेंट जो बनाता है कानून। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जो उस कानून को एग्जीक्यूट करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और तीसरा होता है जुडिशरी, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो ये देखता है कि वो सभी कानून में क्या कोई समस्या तो नहीं है, और अगर समस्या है
तो उसको लोग जो है हटा देते हैं। अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव साथ में काम करेगी तो अच्छी बात है। भाई इन्होंने कानून बनाया, पार्लियामेंट ने कानून बनाया और डीएम लोगों ने मिलके उस कानून को जो है घर-घर तक पहुँचा दिया। लेकिन अगर उस कानून से किसी को समस्या हो रही है, तो वो कहाँ जाएगा? वो कोर्ट जाएगा। लेकिन अगर खुद एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो क्या कभी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ में कोई भी केस सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। इससे एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम किसको होगी? एक कॉमन मैन को होगी प्रॉब्लम। तो वही इन लोगों ने कहा कि आप जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक साथ लेके चल रहे हो, आप उसको अलग कर दीजिए। क्या आज के समय में 2025 में क्या ये अलग है? हाँ, ये अलग है। किस आर्टिकल के ज़रिए? आर्टिकल 50। एम्प्लॉय मोर इंडियंस इन हायर पोस्ट। इनकी तीसरी डिमांड यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को आप लोग जो हैं बड़े-बड़े पोस्ट दीजिए, बड़े पोस्ट पे जाएँ वो। और इनका जो तीसरा डिमांड था, रिफॉर्म पुलिस टू बी ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। जो पुलिसिंग सिस्टम था उस समय का, उस उन्होंने बोला उसमें आप रिफॉर्म लाइए, उनको आप हॉनेस्ट बनाइए, ज़्यादा एफिशिएंट बनाइए। ये ब्रिटिशर्स की ही देन है कि आज इंडिया में जब हम लोग पुलिस का नाम सुनते हैं, तो हम लोग को डर लगने लगता है। इवन हम लोग कुछ क्राइम किए भी ना हो या ना कुछ कुछ सोचे भी ना हो ऐसा कुछ करने का, लेकिन पुलिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत पहले ही जो है, पुलिस का इतना ज़्यादा करप्शन था कि हमारे पूर्वजों ने इनका करप्शन इतना ज़्यादा देखा था कि वो डर आज तक हमारे अंदर समाया हुआ है। डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स यानी कि जो है आम आदमी के जो अधिकार थे उनकी सुरक्षा के लिए सभी थे। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, नहीं कोई भी आम आदमी जो है जो बोलना चाहे वो बोल सके। प्रेस का फ्रीडम होना चाहिए, आपको मालूम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878। यानी कि जो प्रेस है उस समय के जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, वो जो भी छापना चाहें सरकार के खिलाफ, उसको छाप सकें आज़ादी के साथ बिना किसी रोक-थाम के। वही तो है फ्रीडम, वही तो हमारी जो है सिविल राइट्स है। इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? ये एक प्रकार का जेल भेजना ही होता है, बस इसमें होता क्या है कि किसी को सिर्फ़ इस आधार पे जेल भेज दिया जाता है कि वो कोई क्राइम करने वाला है। मतलब मैं किसी को सिर्फ़ इसलिए मार दूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था। तो उस समय क्या करते थे पुलिस वाले, इसका बहुत दुरुपयोग करते थे। जिस भी आदमी को उनको शांत कराना होता था, जिस भी क्रांतिकारी को उनको शांत कराना होता था कि बहुत ज़्यादा बोल रहा है ये, मेरे ज़्यादा खिलाफ जा रहा है ये, उसको ये लोग पहले ही उठा के जेल में डाल देते। क्या कोई क्राइम किया रहता था वो? नहीं। तो किस बिना पे उसको डाल डाल देते जेल में? प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि हम प्रिवेंशन के लिए कि ताकि तुम भविष्य में कोई क्राइम कर ना पाओ, इसलिए हम तुमको पहले ही डिटेन कर ले रहे हैं, हम लोग पहले ही तुमको उठा ले रहे हैं। उसके अलावा था राइट टू असेंबल यानी कि जो है लोग एक साथ असेंबल हो सकें और अपना कोई एसोसिएशन, अपना कोई ग्रुप बना सकें। ये सभी चीज़ें बेटा जो है हम लोग ने जितने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो सभी के सभी क्या हैं? ये हैं डिमांड्स। किसके? अर्ली नेशनलिस्ट के। और किन से ये सारी डिमांड्स रखी जा रही हैं? ये सभी डिमांड्स रखी जा रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। होप आप लोग बिलीफ समझ गए होंगे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट लोगों का। अब हम लोग देखते हैं, इन्होंने जो है, इनकी जो भी डिमांड्स थी, उनको मनवाने के लिए ब्रिटिशर्स से, उन्होंने कौन से मेथड्स अपनाए, ठीक है? तो फिर समझते हैं। पहले तो ये समझ लो जो इनका तरीका था वो पीसफुल था। यानी कि काफ़ी ये लोग शांतिप्रिय लोग थे, ये लोग अपना जो है किसी भी बात को मनवाने का तरीका काफ़ी पीसफुल रखते थे। उसके अलावा इनका जो भी मेथड था, लीगल था, ठीक है? ये लोग इल्लीगल तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं मनवाते थे। ग्रेजुअल प्रोसेस विदाउट प्रोवोकिंग द ब्रिटिश। ग्रेजुअल मतलब बेटा स्लो प्रोसेस। इनका जो प्रोसेस होता था काफ़ी स्लो होता था। स्लो इन द मीन्स कि ये लोग इतना धीरे से चीज़ों को करना चाहते थे बिना ब्रिटिशर्स को नाराज़ किए हुए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि थोड़ा-सा जो है अ, उतना ज़्यादा अच्छे से खिलाफत नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स की। अब इन्होंने जो है बेटा मेथड्स में अपनाए। इन्होंने सबसे पहले सोचा कि यार देखो इंडियंस को पॉलिटिकली अवेयर कर दिया जाए। यानी कि अपने साथ एक भीड़ इकट्ठा कर ली जाए, जो कि हमारा साथ दे, हमको समझे। इन्होंने उसके लिए क्या किया? इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स रखी। मीटिंग रखते उसमें पब्लिक को समझाते कि जो है कैसे आप डेमोक्रेटिकल तरीके से या फिर किस तरीके से आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हो। ये न्यूज़पेपर का यूज़ करते थे, जिससे उसमें ऐसी खबरें चलाएँ जिससे लोग जो है अवेयर हो जाएँ, देश में क्या चल रहा है, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं। तीसरा ये था, ये मेमोरेंडम्स भेजते और पिटीशन भेजते किसको? उस समय के ऑफिसर्स को। जैसे कि मेमोरेंडम्स मतलब हुआ ज्ञापन। ज्ञापन मीन्स कि
उनको याद दिलाते थे कि सर हमने बोला था आपसे इस रिफ़ॉर्म के लिए, अभी आपने उसके बारे में कुछ किया नहीं। उसके अलावा पिटीशन ये लोग भेजते, अर्ज़ियाँ भेजा करते थे कि सर ये हमारी देखिए डिमांड है आपसे, आप इसको हो सके तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। अब इसके पीछे इनका तरीका ये होता था कि जब भी अब ये लोग मेमोरेंडस या पिटीशन लिखा करते उस समय के ऑफिसर्स को, तो इससे लोगों को भी जानकारी मिल जाती, लोग भी अवेयर हो जाते थे। उसके अलावा इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पब्लिक, ये इन्फ्लुएंस जो है कर रहे थे किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को और पब्लिक को। कैसे? ये पॉलिसी अपना रहे थे पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट के। इसको हम लोग साथ में बोलते हैं 3 पीज़। ये 3 पी का पॉलिसी अपना रहे थे। उसके अलावा ये फॉर्म किए थे एक ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी, कहाँ पर? लंदन में। कब? 1899 में, यानी आईएनसी बनने के 4 साल बाद। किस लिए? ताकि लंदन में जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं, ब्रिटिशर्स के जो वहाँ पे लोग हैं, क्योंकि वहीं से तो आए थे ये लोग। तो वहाँ के लोगों को जो है ये बताया जा सके कि देखो तुम्हारे लोग इंडिया में हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। ठीक है? तो ये सब तो इनके मेथड्स, इनके तरीके से। अब ये देखते हैं कि इन मेथड्स को अपना के कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाए। तो हम लोग अब पढ़ते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। ईएन मतलब अर्ली नेशनलिस्ट। तो इनके अचीवमेंट्स क्या थे? क्रिएटेड नेशनल यूनिटी एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, यानी कि जो है इन्होंने क्रिएट किया क्या? एक नेशनल अवेकनिंग। एक पूरे के पूरे देश को उन्होंने जो है जगा दिया कि देखो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा-सा ये समझिए, मैं भले ही बार-बार बोल रहा हूँ कि ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ नहीं गए, लेकिन धीरे-धीरे इनको भी इन 20 सालों में समझ में आया कि जो है कहाँ पर प्रॉब्लम है। कहाँ पर जो है ब्रिटिश गलत कर रहे हैं। इनको भी चीज़ समझ में आया धीरे-धीरे, बाद में समझ में आया। ये लोग नेशनल यूनिटी क्रिएट किए और पॉलिटिकल अवेकनिंग लेके आए पूरे के पूरे देश में, ताकि लोग पॉलिटिकली अवेयर हो सकें। उसके अलावा इन्होंने देश में डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। लोगों को बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे हम सभी लोग मिल के वोट डाल के एक आदमी को चुन सकते हैं जो हमारा नेता हो। कोई राजा नहीं होगा अपने आप से, कोई राजा का बेटा राजा नहीं बन जाएगा। हम लोग चुनेंगे, वोट डाल के चुनेंगे। उसके अलावा सेकुलरिज़्म, दैट मीन्स कि इन्होंने यही बताया कि जो है कि हमको कैसे जो है बिना किसी एक खास जाति या बिना किसी एक खास धर्म को सपोर्ट किए हुए अपने आप को आगे लेके चलना है, बिना किसी पंथ को सपोर्ट किए हुए। और उसके अलावा नेशनलिज़्म, इन्होंने जो है प्रमोट किया नेशनलिज़्म को, राष्ट्रवाद को। कहाँ पर? देश में। ये इनका अचीवमेंट है। ऐसा इन्होंने करके दिखाया उस समय देश में। उसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश रूल को जो है एक्सपोज़ भी कर दिया कि कैसे ये लोग जो है हमारे हमको कैसे ये लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम लोग को कैसे ये जो है परेशान कर रहे हैं। पहले शुरुआत में ये लोग उनका साथ दिए, लेकिन धीरे-धीरे इनको बाद में समझ में आया कि नहीं, ये लोग तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। उसके अलावा प्रेशर्ड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म, इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर जो है प्रेशर बनाया। किस चीज़ का प्रेशर बनाया? रिफॉर्म करने का प्रेशर बनाया कि कैसे जो है ये सुधार लेके आएँ। तो क्या हमको कुछ ना कुछ सुधार मिला? हाँ, हमको बहुत सारे सुधार मिले। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आया 1886 में। और जो मैंने शुरुआत में बात किया था आईसीएस एग्ज़ाम की, इंपीरियल सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, वो भी अब कंडक्ट होने लगा था कहाँ पर? इंडिया में भी और साथ में इंग्लैंड में भी। ताकि अब इंडिया के भी बच्चे जो है उस एग्ज़ाम में बैठ सकें और इंग्लैंड के बच्चों के साथ कम्पीट करके अपने इंडिया में अपने देश को सर्व कर सकें एज़ अ ऑफिसर। उसके अलावा जो है वेलबी कमीशन फ़ॉर्म किया गया 1889 1895 में, ये जाँच करने के लिए कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स रह रहे हैं, क्या वो लोग सच में जो है इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं। कौन फ़ॉर्म किया था ये? वहाँ से फ़ॉर्म हुआ था ये, इंग्लैंड से। और इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया 1892 में। ये कुछ इनके जो है क्या हैं, ये कुछ रिफ़ॉर्म्स हैं, कुछ सुधार हैं ब्रिटिशर्स के, और इसके प्रेशर के बदौलत सब सुधार हुए। ये सब हुए थे बेटा आपके ब्रिटिश के, सॉरी, आपके अर्ली नेशनलिस्ट के प्रेशर की वजह से। अब समझते हैं, यहाँ तक तो हम लोग अच्छी-अच्छी बातें देख लिए। अब देखते हैं क्रिटिसिज़्म ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, यानी अर्ली नेशनलिस्ट को जो है कुछ क्रिटिसिज़्म भी झेलना पड़ा था। क्रिटिसिज़्म मतलब कि आलोचना। जैसे इनके ऊपर हमेशा से इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये लोग हमेशा जो है एक चिट्ठी लिखते रहे, अंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखते रहे। ये लोग कभी डायरेक्ट चैलेंज करने पे आए ही नहीं ब्रिटिश को स्ट्रॉन्गली तरीके से कि सर मेरा ये तो हक है, मैं इसको आपसे लेके रहूँगा। नहीं, हमेशा चिट्ठी लिखते रहे ये लोग। उसके अलावा फेल्ड टू सी दैट ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियन रिसोर्सेज़, इन लोग को ये भी नहीं साफ-साफ दिखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ये और ये जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये इंडिया के रिसोर्सेज़ को, इंडिया के संसाधन को, इंडिया के पेड़ को, कोयला को, लोहे को
ये लोग कैसे जो है अपने यूज़ के लिए सबका सब एक्सप्लॉइट किए, तहस-नहस कर दिए। उसके अलावा मूवमेंट वाज़ कन्फाइन्ड टू अर्बन, ये जो मूवमेंट है, जो पूरा का पूरा जो अर्ली नेशनल मूवमेंट था, ये सिर्फ़ कन्फाइन्ड रह गया, सिकुड़ के रह गया सिर्फ़ अर्बन एरिया में, सिर्फ़ के सिर्फ़ शहरों एरिया में। और शहर में भी सिर्फ़ कहाँ पे? पढ़े-लिखे लोगों के घर पर। ये कभी जो है कोई मास मूवमेंट बन ही नहीं पाया, काफ़ी सारे लोगों का ये आंदोलन बन ही नहीं पाया। ये जो है क्रिटिसिज़्म है। उसके अलावा ब्रिटिश एंड कांग्रेस, इनके बीच कैसा रिश्ता था? शुरुआत में इवन तो ब्रिटिशर्स ने ही कांग्रेस को जो है हेल्प किया था डेवलप होने में। लेकिन धीरे-धीरे जो है कहीं न कहीं ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच में बेटा जो है थोड़ा-सा तनाव आ गया। शुरुआत में ब्रिटिश सपोर्ट किए थे कांग्रेस को, इवन जो लॉर्ड डफरिन उस समय के वाइसरॉय थे। कभी पूछा जाए कि जब 1885 में आईएनसी फॉर्म हुआ था, तो उस समय इंडिया का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। इन्होंने इवन गार्डन पार्टी भी रखा था कहाँ पर? कोलकाता में। लेकिन धीरे-धीरे जो है एटीट्यूड चेंज हो गया ब्रिटिशर्स का कांग्रेस के खिलाफ। इवन उस समय के जो लोग थे, ब्रिटिश लोग, वो लोग जो है बोलने लगे कि जो कांग्रेस है कोई बहुत बड़ी पार्टी थोड़ी है, ये माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को दिखाती है, बहुत छोटी पार्टी है, इससे कोई डरने-वरने की बात नहीं है। उसके अलावा इवन इनको यही बोलना जाने लगा, ये लोग हैं डिसलॉयल बाबू। क्या हैं? ये लोग हैं डिसलॉयल बाबू। इवन उस समय के ब्रिटिशर्स लोगों ने एंटी कांग्रेस पार्टी भी जो है कहीं न कहीं शुरू करवाई, ताकि जो है कांग्रेस में फूट डाला जाए। लेकिन कांग्रेस बिखरने के बजाय कांग्रेस और मजबूती से ऊपर आई और यही कांग्रेस आगे चल के जो है एक बहुत बड़ी पार्टी बनेगी, जो ब्रिटिशर्स को इंडिया से उखाड़ फेंकेगी। हाँ, उसके पीछे और भी कई सारे कारण होंगे, लेकिन ये पार्टी भी एक कारण होगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को अर्ली नेशनलिस्ट से हेट करने की आवश्यकता नहीं है। कि अरे सर ये तो जो है चाहते तो थोड़ा स्ट्रांगली जो है अपोज़ करते हैं ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिशर्स को ये लोग जो है हमेशा उनसे चिट्ठी क्यों लिखे उनसे, हमेशा ये लोग गिड़गिड़ाए क्यों? नहीं बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं एटली नेशनलिस्ट को ये मालूम था कि जैसे ही 1885 में इनकी पार्टी बनी, अगर ये तुरंत जो है साथ देने लग जाते किसका? इंडियंस का और पूरा स्ट्रांगली ब्रिटिशर्स को जो है ये अपोज़ कर देते, तो ब्रिटिशर्स को बस ऐसे ही लगता इनको जो है खत्म करने में, क्योंकि छोटी पार्टी थी, शुरुआत था बस। इसलिए इन्होंने जो है समय लिया खुद को डेवलप करने में और जब एक बार ये लोग डेवलप हो गए, तो बस एक बार बेस तैयार हो गया, तो फिर हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। शुरुआत में ये थोड़ी है कि एकदम खिलाफ हो जाएँगे ताकि पार्टी बंद करवा दें ब्रिटिशर्स। नहीं, पहले पार्टी बड़ी होगी, तो हो सकता है ये भी कारण रहे हों। अब हम लोग देखेंगे अपने 3 इम्पोर्टेंट लीडर्स को जो कि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे और उनके सिर्फ़ हमको कंट्रीब्यूशन को देखना है। अब हमको यहाँ से पढ़ना है अपने 3 सिर्फ़ 3 अर्ली नेशनलिस्ट को और उसके कंट्रीब्यूशन को। तो अपने पहले जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है? तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए, तो पहले तो इनको यही समझ लो इनको क्या बोला जाता है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एम्बेसडर कौन होता है? वो जो एक देश का जो है प्रतिनिधित्व करे, कहाँ पर? दूसरे देश में। तो इनको तो ब्रिटिशर्स भेजे नहीं थे कि तुम इंडिया की तरफ से जाओ ब्रिटेन में। तो इसलिए इनको बोलते हैं अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है? वर्कड इन इंग्लैंड टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट इंडियन इश्यू, जो भी इंडियन इश्यू थे, उसको जो है ये इंग्लैंड में जाकर रेज़ किए, कि देखो इंडिया में ये सभी समस्याएँ हैं और वो समस्याएँ पैदा किसने किया है? आपके लोगों ने जो वहाँ पर राज कर रहे हैं। इन्होंने बेटा फाउंड किया लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कब? 1866 में। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ऐसे पहले इंडियन थे जो इलेक्ट हुए कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सोचो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बेटा ये इलेक्ट हुए थे। एडवोकेटेड साइमल्टेनियस आईसीएस एग्जाम इन इंग्लैंड एंड इंडिया। हम लोगों ने बात किया ना कि जो आईसीएस एग्जाम था बेटा वो इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह होने लगा था। तो उसके पीछे जो श्रेय जाता है वो जाता है हमारे दादा भाई नौरोजी की। इन्हीं के प्रयासों की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये को-फाउंडर थे बेटा कांग्रेस का जो कि आईएनसी में आईएनसी जो कि फॉर्म हुआ था 1885 में, उसके बेसिकली को-फाउंडर कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 3 बार बेटा ये इलेक्ट हुए थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये 3 बार बने थे। कब-कब? 1886, 1893, 1906। इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डिमांडेड ऑफ स्वराज। कोई आदमी जो पहली बार डिमांड किया स्वराज की कहाँ से? आईएनसी के प्रेसिडेंटशिप से, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। कब किए थे बेटा? याद रखना 1906।
6 में। इन्होंने बेटा एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और वो किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी किताब में जो है इन्होंने थ्योरी दिया, कौन सा थ्योरी? ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी में इन्होंने बताया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं, कैसे ब्रिटिशर्स जो है हमारे देश से जो है हमारे रिसोर्सेज को, हमारी चीज़ों को कैसे जो है धीरे-धीरे वो लोग लेके जा रहे हैं कहाँ पर? अपने देश इंग्लैंड में। गोपाल कृष्ण गोखले, हमारे दूसरे लीडर। इनकी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, तो इन्होंने ही क्रिटिसाइज़ किया बेटा ब्रिटिश को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनकी पॉलिसीज़ को। कैसे? कि आप लोग जो है आर्मी स्पेंडिंग, आप सेना में ज़्यादा पैसा खर्चा करते हो, आप युद्ध भी मतलब ये करते रहते हो। आप जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अपनाते हो, आप जो है रंग-भेद करते हो हमारे साथ कि हम इंडियन हैं, हम नीचे हैं, हम ब्रिटिशर्स हैं, हम ऊपर हैं। ये सभी चीज़ें आप करते हो। इन्होंने जो है ऐसा किया। इन्होंने ही हेल्प किया था बेटा मिंटो मॉर्ले रिफ़ॉर्म को लाने में, जो किया था 1909 में। इन्होंने बेटा जो हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था, जुडिशरी और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग करने के लिए इन्होंने ही कई बार जो है अर्ज़ किया, कई बार इन्होंने गर सरकार को कहा। इन्होंने बेटा एक फाउंड किया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम से ग्रुप फ़ॉर्म किया 1905 में, जो जिसका काम था कि ट्रेन करे, यानी कि जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, किसको? नेशनल लीडर्स को। इन्होंने ही बेटा गांधी जी की हेल्प की थी कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में जाके। अगर आपको मालूम हो तो बेटा जो गांधी जी थे, वो इंडिया में आने से पहले साउथ अफ्रीका में ही थे, वहीं पर उनकी जो है प्रैक्टिस चला करती थी। तो वहाँ पर जाके जो है महात्मा गांधी किसने हेल्प किया था? वहाँ पर जाके महात्मा गांधी का हेल्प किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने ही जो है महात्मा गांधी को इस चीज़ के लिए राज़ी किया कि आप जो है इंडिया में आइए, आपकी हो सकता है भारत में ज़्यादा है साउथ अफ्रीका से। और महात्मा गांधी को रिगार्ड करते हैं, इनको मानते हैं अपना पॉलिटिकल मेंटर या पॉलिटिकल गुरु। किसको महात्मा गांधी मानते हैं अपना पॉलिटिकल गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ये एक संयोग ही था कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जब एकदम पीक पे एकदम फेमस हुए थे 1915 में, तभी उनकी जो है मृत्यु हो गई, हमको लोग को छोड़ के चले गए। और ये वही साल है बेटे जब महात्मा गांधी जो है तब इंडिया लौट कर वापस आए। ठीक है? तो इस सीरीज़ में जो हमारे सबसे आखिरी लीडर हैं वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है? इनको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज़्म। इन्होंने जो है फाउंड किया, इन्होंने जो बनाया इंडियन एसोसिएशन कब? 1876 में। हम लोग उसको प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं। ये जो थे इन्होंने लड़ाई लड़ा था बेटा ब्रिटिश के जो भी इनजस्टिस थे, जो भी उनके बेटा इनजस्टिस थे और जो भी उनके डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ थी इंडियंस के प्रति, उसके लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। ठीक है? इन्होंने ही बेटा फाउंड किया, इन्होंने ही बनाया बेटा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। कब? आईएनसी के 2 साल पहले 1883 में। उसके बाद उसको मर्ज कर दिया गया था इनका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मर्ज कर दिया गया था 1886 में। ध्यान रखना, ये है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसको किसने बनाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बाद में इसको मिला दिया गया था किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। आईएनसी के बेटे प्रेसिडेंट रहे 2 बार। कब-कब? एक 1895 में, एक 1902 में। एक और बात, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। इंपीरियल सिविल सर्विसेज़, दैट मीन्स कि आज का यूपीएससी। इन्होंने बेटा एडिट किया न्यूज़पेपर को उस समय के, द बंगाली। ठीक है? इन्होंने अपोज़ किया ब्रिटिश के आर्म्स एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये दोनों एक्ट कब आए थे, किस ईयर में आए थे? पिछले चैप्टर में मैंने बताया है। उसके अलावा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को भी इन्होंने अपोज़ किया और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में होगा अभी आने वाले चैप्टर में, उसको भी इन्होंने अपोज़ किया था। मिनिस्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ 1921 में बेटा ये बनाए गए थे और ऐसा बनने वाले ये पहले भारतीय थे जो इस पोस्ट पे बैठे। किस पोस्ट पे? मिनिस्टर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड हेल्थ। कब बैठे? 1921 में। इनका एक प्रिंसिपल था। इनका एक प्रिंसिपल था और इसी प्रिंसिपल के साथ, इसी सिद्धांत के साथ हम लोग अपना आज का भी जो है चैप्टर को यहीं पे खत्म करेंगे। कंप्लीट चैप्टर है आपका और इनका प्रिंसिपल ये था, अपोजिशन वेयर नेसेसरी, यानी कि इंसान को अपोज़ करो, जहाँ पे जो है आवश्यकता हो, लेकिन कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल हो, जहाँ तक पॉसिबल हो सके इंसान को जो है साथ भी दो। ये इनका सिद्धांत था किसका? सूर्यनाथ बनर्जी जी का। और इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आप किसी प्रकार की भी डाउट हो, समस्या हो, आप कमेंट में बेफ़िक्र होके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं उसका जो है उत्तर देने का भी प्रयास करूँगा। ओके?